आप लोगों के सामने मैं हड़प्पा सभ्यता का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर आया हूँ। हड़प्पा सभ्यता देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो कि प्राचीन सभ्यता थी। पिछला क्लास मैंने बहुत सारा कुछ इसमें बताया हुआ है, टॉपिक वाइज मैंने इसमें वीडियो बना रखा है। ये वीडियो जो है आप क्या कीजिए कि इसको सही सलामत सही ढंग से इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि वीडियो आप जब तक पूर्ण रूप से नहीं देखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आगे बढ़ते चले गए। तो इसको समझने के लिए सब्जेक्टिव को वीडियो के अंत तक आपको बना रहना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि मैटर को जो बातें हैं मैटर की वो आपको क्लियर हो सके। तो आज जो है मैं हड़प्पा सभ्यता का लाया हूँ आप लोगों के बीच में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितना भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया, चाहे वो विस्तार हो, कार्बन 14 विधि हो, या फिर मोहनजोदड़ो के बारे में, यहाँ के नगर योजनाओं के बारे में, तो सबसे क्या पता चलता है कि ये क्या यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वास्तव में थी। अब ये वहाँ पे थी तो अभी तक हम लोगों को जितने भी साक्ष्य मिले हुए हैं, पुरातत्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो अवशेष जो प्राप्त हुए हैं तो उसके आधार पे कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली है जिससे हमें पता चला है कि क्या इनको इन चीज़ों का ज्ञान था। तो देखिए, हम लोग अगर हड़प्पा सभ्यता जो कि प्राचीनतम सभ्यता है, तो इस सभ्यता के बारे में जितने भी साक्ष्य मिले हैं, जितने ही पुरातत्वविदों को अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इस अवशेष के माध्यम से क्या हो रहा है, ये लोग अपना विचार रख रहे हैं, तर्क रख रहे हैं, और उसी के आधार पर बोलते हैं क्या कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसी घटना घटी होगी। तो ऐसी घटना घटी होगी, इसके लिए क्या क्या होगा, उन्होंने कितने दिमाग लगाए होंगे। देखिए, पुरातत्वविदों ने अधिकतर हम लोगों ने देखा वहाँ पे, इसको पहले भी हम पढ़ाए थे कि कांस्य युगीन कहा गया। आखिर कांसा कहा गया तो कांसा के अंतर्गत इनको कैसे ज्ञान हुआ होगा, कांसा कैसा निर्माण किया होगा। तांबे का कुछ मूर्तियाँ मिली हुई है, कुछ वस्तुओं मिली हुई है हमको। तो इस सब से क्या, और देखिए अभी आयातित वस्तु हम लोग देखेंगे, जब व्यापार वाणिज्य हो रहा था तो कौन कौन से चीज़ों का आयात होता था। तो सूचना और प्रौद्योगिकी आखिर उसमें क्या थी। तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है हम लोग आज देखने वाले हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग लेते हैं। पहला अगर पॉइंट लेके चलते हैं तो हम लोग ले लेते हैं धातु कर्म। यहाँ मैं लिख रहा हूँ धातु कर्म। तो देखिए, धातु, क्योंकि धातु जितने भी अभी हम लोग साइंस में पढ़ते हुए हैं या फिर 10th में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं धातु और अधातु के बारे में। तो धातु जो होता है एलिमेंट जिसको बोलते हैं, तो देखिए धातु इसका मतलब है कि वहाँ पे धातुओं का ज्ञान होगा। तो कौन सा धातु, तो हम लोग सोडियम, क्लोरीन, ये या फिर कार्बन, ये सब कुछ ऐसे धातुओं के बारे में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे वो सब क्या मौजूद था यहाँ पे, तो कहता है कि लोथल एक नगर था जिसकी खोज की गई थी, और लोथल का एक था जगह का नाम था काठियावाड़। अब देखिए, ये जो काठियावाड़ था, यहाँ से पुरातत्वविदों को क्या प्राप्त हुआ है, पुरातत्वविदों को कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है। क्या चीज़ें प्राप्त हुई है उसको देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ इसको, तो प्राप्त होने के लिए कहता है यहाँ पे लोथल के काठियावाड़ से तांबा और कांसा, तांबा और कांसा की वस्तुएं मिली। देखिए, यहां से इसको मिली हुई है तांबा और कांसा की वस्तुएं मिली है लोथल के काठियावाड़ से, ठीक है। तो अब देखिए, ये तांबा का उसको ज्ञान होगा और कांसा कहाँ से बना इसके बारे में उसके पास ज्ञान होगा। तो ये सब हम लोग क्या होता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखते हैं। देखिए, मैं कुछ पॉइंट को लिख के बता रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे धातु कर्म का निर्माण कैसे पुरातत्वविदों ने लगाया था। इसके बाद मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो नगर जो है काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी अच्छे था। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से क्या होता है कि मोहनजोदड़ो से भी कुछ मिला था। तो मोहनजोदड़ो से क्या हुआ, मिला हुआ था। मोहनजोदड़ो से कहता है कि 10.5 सेंटीमीटर ऊंची जो है एक
बालिका थी, एक लड़की थी, उसकी वो नर्तकी करते हुए, मतलब कि नाच करते हुए, जैसे कि हम लोग अभी सबसे ज़्यादा फेमस नटराज का देखे होंगे आप लोगों ने। नटराज का फिगर जिस प्रकार से था, लेकिन उस प्रकार से नहीं, उस वो उदाहरण मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मोहनजोदड़ो से 10.5 सेंटीमीटर जो प्राप्त हुई है, उसको कैसा मिला हुआ है? एक बालिका जो है ये कांसा का मिला हुआ है। एक बालिका किस रूप में? नर्तकी करते हुए रूप में, नर्तकी के रूप में मैं लिख सकता हूं। तो ये वहां पे प्राप्त हुआ। अब बात आती है यहाँ कासा, यहाँ कासा, तो क्या कासा कैसे बना होगा? तो हम लोग जानते हैं तांबा जो ये जो तत्व है, मैं बता रहा हूं काफी बेहतर ढंग से, कहता है कि तांबा को अगर आप आज के युग में अगर गलाने का प्रयास कीजिएगा तो इसमें काफ़ी टेम्परेचर लगता है। तो टेम्परेचर इसमें तांबे का लगभग 1083 डिग्री सी पे ये क्या होता है? पिघलता है। अब देखिए इतना में अगर वो पिघल रहा है, 1083 डिग्री सी पे अगर तांबा पिघलता है, तो आपको क्या लगता है कि मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में जो थे लोग, उन इससे वो क्या थे? प्रचलित थे, मतलब वो इससे वो ये थे, जानकार थे, जानते थे कि इतना डिग्री पे हम लोग पिघलाएंगे तभी जाके। और कासा का जो निर्माण होता है, मैं बता रहा हूँ कासा का निर्माण कैसे होता है। तो कासा का निर्माण में कहता है कि 75 से लेके 90% जो है तांबा मिलाया जाता है, और प्लस उसके बाद 10 से 25% से देखिए अब इतना परसेंट तक टीन मिलाया जाता है। इतना मिलेगा तब जाके हमारा क्या बनेगा? कांसा का निर्माण होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यानी कि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो क्या कर सकते थे? इतना और इतना को मिलाने का गुण होगा और तांबा को पिघलाएगा तभी ये चीज़ मिलेगा, तब जाके कांसा का क्या होगा? निर्माण होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? उसके पास टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि अगर कांसा प्राप्त हुआ है तो इस प्रकार से यहाँ के पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया था कि कांसा वहाँ अधिक मात्रा में मिल रहा है, कांसा की वस्तुएं अधिक मात्रा में मिल रही थी, तो अनुमान लगाया गया कि वहाँ पे क्या हो सकता है? ये बातें कि उनको कांसा का ज्ञान होगा, तो उनके पास टेक्नोलॉजी होगी तभी, तो ऐसे तो नहीं। देखिए अब पहला हो गया। दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं, दूसरे नंबर पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सा चीज़ है जिससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे, गोदी एवं नौका। अब देखिए ये गोदी एवं नौका क्या है? गोदी का मतलब हो जाता है, हम लोग देखते हैं गोदी का मतलब होता है डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह, इसको हम लोग बंदरगाह भी कहा जाता है। नौका मतलब नाव। अब देखिए ये गोदी यानी कि बंदरगाह और नाव, इसके भी साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके अगर साक्ष्य मिले हैं तो देखिए कुछ वस्तुओं पे क्या था कि नाव के आकार का आकृति बना हुआ था, इसलिए पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पे नाव की जानकारी, मतलब नाव बनाने का तौर तरीका इनको पता होगा। और बात आती है बंदरगाह, तो बंदरगाह बनाने के लिए जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि बंदरगाह जो होता है, जिसको समुद्रीय स्टेशन भी कहा जाता है, समुद्र में जो जहाज़ें होते हैं वो आना जाना जो होता है, जो ठहराव स्थान होता है पानी जहाज़ का, उसको बंदरगाह कहते हैं। और रेलवे के ठहराव को रेलवे स्टेशन कहा जाता है, और हवाई जहाज़ है ना, हवाई जहाज़ का जो ठहराव होते हैं उसको एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस बंदरगाह के बारे में उनको ज्ञान होगा कि कैसा कैसा बंदरगाह होना चाहिए, कितना लंबाई चौड़ाई होगी। तो कहता है कि लोथल की बात लेते हैं। लोथल में हमको क्या प्राप्त हुआ है? ईंट से निर्मित। देखिए इसमें हमें ईंट से निर्मित 128 मीटर जो है, 128 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा। देखिए कितना? 128 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा। 128 मीटर
लंबा और 37 मीटर जो है चौड़ा क्या प्राप्त हुआ है, आयताकार के रूप में था। ये जो था हमारा आयताकार प्राप्त हुआ है, क्या चीज, बंदरगाह प्राप्त हुआ, ये बंदरगाह प्राप्त हुआ है इतना आकार का। अब पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि ये जो बंदरगाह मिली हुई है इनको ज्ञान होगा, मतलब इनके पास साइंस होगी, इसके पास टेक्नोलॉजी होगी, तब इन्होंने अच्छे से बंदरगाह का निर्माण ये कर सके हैं। तो अब इसके लिए आयताकार तो इन्होंने मिला दिया है। अब इस मोहनजोदड़ो से, अब देखिए, अब ये नाव की बात आता है कि नाव की जानकारी, तो मोहनजोदड़ो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। तो देखिए मोहनजोदड़ो से यही नाव प्राप्त हुआ था। अब नाव जब प्राप्त हुआ तो पुरातत्वविदों ने क्या किया, इस पे अनुमान लगाया कि नाव, लगता है इनको क्या है, नाव बनाने का इसको गुण पता होगा, क्योंकि नाव बनाने में क्या होता है, काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है। नाव का आकार देखे होंगे आप लोगों ने, ऐसे ऐसे बनाया जाता है। तो अब ये जो नाव बनाए थे हम, तो क्या उनको ज्ञान होगा तब तो वो बनाए, नहीं तो वो बना सकते थे, नहीं बना सकते थे ना। तो ये जो नाव होता था तो कैसे कैसे कितनी में बनाना चाहिए कि ये डूबे नहीं, उस पे पानी पे तैरे, ऐसा नहीं कोई भी कुछ बना देगा तो हो जाएगा, नहीं। तो उसके पास टेक्नोलॉजी थी, क्या चीज़ बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए टेक्निक था और साइंस भी था, मतलब विज्ञान और टेक्निक का ज्ञान था, जिसके कारण वो नाव बना सके। अब पता चलता है कि ये नाव से वो क्या करते थे, तो नाव से जो था ये लोग व्यापार करते थे, नाव से व्यापार वाणिज्य में इनको काफ़ी सुविधा होती थी। अब बात आती है व्यापार वाणिज्य जो है, वाणिज्य और व्यापार दोनों दो बातें होती है। वाणिज्य हो जाता है बृहत स्तर पे, बड़े स्तरों पे जो है इसका क्या होगा, व्यापार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि ये लोगों का विदेशियों के साथ ज़्यादा व्यापार वाणिज्य होता था। विदेशी के साथ अगर व्यापार वाणिज्य हुआ है तो हम लोग कैसे जान गए, तो जानने का एकमात्र कारण था हमारे पास सबूत। कहता है ना, ठोस सबूत रहता है तभी जो है उसकी वैल्यूएशन होती है, उसी की जीत होती है। तो यहाँ पे भी ठोस जब तक नहीं मिलेगा तो जीत भी नहीं मिलेगी। कानून अंधा है, क्यों, इसी यानी कि ठोस पे चलता है ना, हमारे पास सबूत होनी चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं सब में ठोस चीज़ें मिली हुई है। जैसे हम लोग उदाहरण में दे सकते हैं कि लोथल, ये देखिए लोथल जो है, लोथल से मिला हुआ है फारस की मोहर। देखिए अब एक पॉइंट भी मैं देख रहा हूं, कहता है कि लोथल से अगर फारस की मोहर मिली हुई है, इसका मतलब है ये चीज फारस से होता होगा, है ना, व्यापार वाणिज्य फारस से होती होगी और लोथल में प्राप्त हुआ है, इसलिए दोनों का कम्बिनेशन कर दिया गया है। दोनों का क्या कर दिया गया है, कम्बिनेशन कर दिया गया है। अब दूसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं कि और दूसरी बात कि क्या अगर यहाँ पे हुआ है तो और जगह भी तो मिलना चाहिए कुछ। तो और जगह में हम लोग देखेंगे कि 2 नंबर में मेसोपोटामिया में, अब देखिए मेसोपोटामिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया से संबंधित हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं 11th क्लास का भी पढ़ाऊँगा। 12th जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो मैं 11th का भी क्लास लूँगा और 11th में मेसोपोटामिया के बारे में जानेंगे, इनके कौन कौन से नगर थे उनके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे चलिए थोड़ा सा जानते हैं। देखिए मेसोपोटामिया में अब क्या प्राप्त हुआ है, मेसोपोटामिया में मिला हुआ है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के सीले, मतलब मोहर। मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो में जो भी मोहर बनाई जाती थी वो कहाँ प्राप्त हुआ है हमको, मेसोपोटामिया में प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि सबके बीच आदान प्रदान होता था। अब और एक चीज कि मेसोपोटामिया का जो सबसे, अब देखिए मोहनजोदड़ो में क्या मिला हुआ है, बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर मिला हुआ है। अब देखिए ये जो बेलनाकार मोहर मिला हुआ है ना, ये बेलनाकार मोहर जो है प्रतीक था, विशेषता थी। कहाँ की विशेषता थी ये, मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया की विशेषता थी। मेसोपोटामिया की विशेषता था कि वहाँ पे वो मोहर जो बनाया जाता था उनका बेलनाकार होता था। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पुरातत्वविदों को लगा, उत्खननकर्ता को लगा कि इनके बीच व्यापार वाणिज्य होता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार वाणिज्य था देश विदेश दोनों से संबंधित था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे मतलब कौन कौन से वस्तु आयातित किया जाता था, वो ट्रिक के रूप में मैं लाऊंगा। लेकिन आज हम लोग ये गोदी एवं नौका देखें। नेक्स्ट जो है मैं अभी